जी गर्ल्स, मैं शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने कल आपके साथ पीडीएफ शेयर की थी उसी का ही मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। अब इस स्क्रीन में जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड एटम विद वन वैलेंस एटम। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब जो मैंने कल आपको बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस कि हमने स्टडी करना है कौन सी रेडिएशन एमिट हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है बाय द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। Optical spectroscopy means you have to go with the valence electrons, outer shell electrons. And X-ray spectroscopy means you have to go with the inner electrons. कि अगर अंदर वाले electrons को हमने शेयर करना है। Atomic spectra में हमारे पास क्या बनती है, ये lines. So all these lines are with respect to the hydrogen spectra. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में अभी मैं आगे डिटेल्स में करवाऊंगी आपको। जैसे लास्ट में मैंने बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमारे पास होती हैं लाइमन सीरीज, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। तो ये जो सारी सीरीज है उसमें सिर्फ बार्मर सीरीज ऐसी है जो विजिबल स्पेक्ट्रा में आती है, जिसको हम देख सकते हैं। जो लाइमन सीरीज है वो यूवी में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, राइट। बार्मर के बाद आती है पास्टन, वो आती है इंफ्रारेड में, उसको हम हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो हम जो सिर्फ देख पाते हैं वो कौन सी सीरीज को देखते हैं, बार्मर सीरीज को। मे बी इस साल आपका एक्सपेरिमेंट हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर, तो आप बार्मर सीरीज में अलग अलग लाइन देखोगे, रेड कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन, येलो कलर की लाइन। ये जो बना हुआ है एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ये सारी हाइड्रोजन की लाइन्स है जो स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है हमें, डिफरेंट कलर्स की लाइन्स जो विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। और जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो हमें अलग अलग जो लाइंस दिखाई देती हैं, ये वाला पार्ट अभी आप छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज मैं आपको, वैसे आपका डाउट आना चाहिए था पर किसी का डाउट आया नहीं, मैंने पूछा भी आपको कि आपने पढ़ ली पीडीएफ लो, और आपने किसी ने ये डाउट नहीं पूछा कि मैम ये कहाँ से आया, जबकि मैंने ये करवाया नहीं था आपको, और मैं अभी भी नहीं करवाने जा रही, अभी बाद में करेंगे हम इस चीज को कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में वेव नंबर क्या चीज है। वेव नंबर के बारे में आपको कुछ पता है? मैम इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यस, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वो जो वेवलेंथ कितनी, किस कलर की लाइट एमिट होगी, किस कलर की लाइट मींस उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो हम कहाँ से निकालते हैं, वो हम देखते हैं सम कांस्टेंट, रिडबक्स कांस्टेंट r into 1/n1 square minus 1/n2 square. n1 and n2 are the levels from first level, उस लेवल से एटम किस दूसरे लेवल में जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फोर्थ लेवल में जा रहा है, या सेकेंड लेवल से वो थर्ड में जा रहा है या फिफ्थ में जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिट करते हैं उसके बेसिस, अगर वो सेकंड से थर्ड में जा रहा है तो n1 का आंसर 2 हो जाएगा, n2 का आंसर 3 हो जाएगा, तो आंसर कुछ और आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं n1 का आंसर 2 लिखती हूँ, यहाँ आंसर मैं 4 लिखती हूँ, तो क्या सेम आंसर आएगा? अपनी कॉपीज पर ये फॉर्मूला लिखो एक बार, लिखो न्यू बार इट इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और लिखो फॉर बार्मर सीरीज, अगर मैं बार्मर सीरीज की बात करती हूँ, n1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2, n1 का आंसर हमेशा 2 रहेगा फॉर बार्मर सीरीज, एंड n2 का आंसर, अगर मेरे पास इनिशियल लेवल 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, सेकेंड लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर सकता है, थर्ड लेवल में या फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एनी लेवल हायर देन सेकेंड। तो n2 का आंसर क्या होगा, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, कोई भी आंसर हो सकता है। एम आई राइट? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यू बार। न्यू बार का आंसर निकाल लो। अगर n2 का आंसर 3 है, if the value of n2 is 3, what's the value of n1? 2. Yes, 2. Charu, you are right. n1 का आंसर 2 और n2 का आंसर 3. So tell me what is the answer of new bar? Is it 5/36?
Yes, ma'am. Yes. सबका आंसर आ गया, न्यू बार का आंसर आ गया 5/36 टाइम्स ऑफ आर। क्लियर? Yes, ma'am. अब मुझे Yes, ma'am. सेकंड केस लो। फॉर सेकंड केस अगर n1 का आंसर 2 है और n2 का आंसर 4 है, so what is the value? 3/16 times of r. Yes, 3/16 times of r. Exactly right. Now take the third case. n1 का आंसर 2 और n2 का आंसर 5। Is it a 21/100? Yes. Yes, ma'am. ma'am. नेहा आ गया आंसर आपका? Yes. तो 21/100 टाइम्स ऑफ r। Yes, ma'am. अब देखो कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट से। फर्स्ट केस क्या था, वो थर्ड ऑर्बिट में जंप किया, तो वेव नंबर का आंसर आया आपके पास। सेकंड केस में वो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से वो जंप किया फोर्थ में, तो न्यू बार का आंसर निकाला आपने। फिर थर्ड केस में आपने आंसर निकाला, वो सेकंड से जंप किया फिफ्थ केस में, फिफ्थ लेवल में। तो हर बार न्यू बार का आंसर डिफरेंट है। इज इट राइट? इफ न्यू बार इज डिफरेंट, कैन आई से दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिफरेंट? Yes, ma'am. मींस अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में जंप करेगा तो वेवलेंथ कुछ और आएगी, एज कम्पेयर टू द सेकंड टू फोर्थ और सेकंड टू फिफ्थ। तो हर बार वेवलेंथ डिफरेंट होगी। सो हियर इज अ दैट डिफरेंस कि हर बार वेवलेंथ का आंसर डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट। तो ये वेवलेंथ हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस दूसरे लेवल में जंप किया है। किसके लिए वेवलेंथ का आंसर कम होगा? सेकंड से थर्ड के लिए, कि सेकंड से फोर्थ के लिए, या सेकंड से फिफ्थ के लिए? वेवलेंथ का आंसर सबसे कम कहाँ होगा इन तीनों में से? यस, टेल मी। सिमरन, टेल मी, वेवलेंथ का आंसर सबसे कम कहां पर होगा इन तीनों केसेस में? Ma'am, third case में. थर्ड केस मींस जब वो सेकंड से फिफ्थ में जंप किए। इज इट? हाँ जी चारू, आप बताओ किसमें वेवलेंथ का आंसर कम होगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस? Ma'am, third case में. थर्ड केस में। हरमीत, व्हाट्स योर आंसर? मैम थर्ड केस में। यस, थर्ड केस में वेवलेंथ का आंसर सबसे कम होगा और एनर्जी का आंसर सबसे ज्यादा होगा, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, राइट? और एक्साइटेशन Yes. हम कैसे करते हैं इसमें मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। एक्साइटेशन के लिए हम करते हैं, यहाँ पर वर्ड आ रहा है यूजिंग टेम्परेचर रेडिएशन, एरो मेरा दिखाई दे रहा है, इसको अंडरलाइन कर देना। ल्यूमिनेसेंस जो मैंने कल नोट करवाया था आपको, और ल्यूमिनेसेंस भी अलग अलग तरह की होती है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरेसेंस। कर लिया अंडरलाइन? ऐसे जो एक्साइटेशन, जब हम एटम्स को एक्साइट करते हैं, जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप किया सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, या वो जंप करता है सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में, तो कैसे करेगा वो जंप? तो कौन से मेथड्स होंगे हमारे पास कि हम कोलिजन करवाएंगे एक एटम की दूसरे एटम के साथ, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो एनर्जी से वो जंप कर देगा फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, राइट? और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक ल्यूमिनेसेंस, या हम फॉस्फोरिक फोटोल्यूमिनेसेंस करेंगे, या केमिल्यूमिनेसेंस करेंगे। सो ऑल दीज आर द वेज ऑफ द एक्साइटेशन। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा? There are two types. One is the emission spectra, other is the absorption spectra. दो तरह के टाइप्स होती है हमारे पास, emission and absorption। दोनों में हमारे पास एक continuous spectra. I hope so it is clear to everyone कि continuous means all the wavelengths in a particular region. Line means discrete lines, अलग अलग lines. Discrete means अलग अलग lines.
That is a lines emission. And band means combination of lines, number of lines grouped together. Clear? उसे हम कहेंगे band. Same is a case of absorption. Absorption का मतलब क्या है? जो लाइट अगर मैंने सेकंड से थर्ड जाने में, सेकंड ऑर्बिट से मैं जब थर्ड ऑर्बिट में जा रही हूँ, सपोज करो मैंने रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया. क्लियर? तो रेड लाइट क्या बना मेरे पास? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो वो जो रेड कलर की लाइन आएगी दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अगर मुझे सेकंड से थर्ड जाने में मैंने ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो ग्रीन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. वो मुझे बताएगा कि वो सेकंड से मैं फोर्थ में जब गई हूँ तो ये लाइट एमिट हुई है, ये लाइट एब्जॉर्ब हुई है. सॉरी. तो सेम इज द केस विद द कंटीन्यूअस बैंड एंड लाइन स्पेक्ट्रा इन द एब्जॉर्प्शन. नाउ लेट्स कम टू द स्पेक्ट्रल एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रल एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैंने कल बताया था, आई थिंक सो आप सबने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आर यू अवेयर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? यस गर्ल्स, डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? बोलो बेटा. Yes, ma'am. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? मैम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं मैम, उसमें जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो है मैम, बैंड ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. यस उसमें यस. एक्सरे. हाँ, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें लाइट की सारी ही वेवलेंथ्स होती है, जिसमें हमारे पास एक्सरेज भी आती हैं, माइक्रोवेव्स भी आती हैं, रेडियो वेव्स भी आती हैं, विजिबल रेज भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं, इंफ्रारेड रेज भी आती हैं, गामा रेज भी आती है. वो सारा स्पेक्ट्रम क्या है मेरे पास? दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आप इसमें नोट कर लो. स्पेक्ट्रम में क्या क्या होती है? गामा रेज, एक्स रेज, यू विल हैव अ गामा रेज, एक्स रेज, ultraviolet rays, then visible के बाद infrared rays, infrared के बाद microwaves, then radio waves. ये सारा स्पेक्ट्रम क्या है मेरे पास? दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इसमें ये सारा स्पेक्ट्रम लाइट का स्पेक्ट्रम है. तो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में जहां कहां से स्टार्ट हो रहा है स्पेक्ट्रम? गामा रे से, राइट? गामा रे से लेकर रेडियो वेव्स तक जितनी भी लाइट है, उस हर लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, हर लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, हर लाइट की एनर्जी डिफरेंट है. बट ऑल दीज लाइट्स ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सबकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेम है. सबकी वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे आपकी विजिबल रेज हो, व्हाइट लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड रेज है, सबकी वेलोसिटी वैक्यूम में, एक ही मीडियम में वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जब ये मीडियम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इसकी. लेकिन हर कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, हर लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, हर लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट. इज इट क्लियर? और इतने बड़े स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ कौन सी लाइट को देख पाते हैं? ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम. और विजिबल स्पेक्ट्रम दैट रेंज फ्रॉम 400 एंगस्ट्रॉम टू 700 एंगस्ट्रॉम. oh sorry 400 nanometer to 700 nanometer, और यू कैन से 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक सिर्फ हम इतनी वेवलेंथ की लाइट को देख पाते हैं. इससे कम और इससे ज्यादा वाली हमें विजिबल नहीं है. हाँ जी क्लियर? जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो मोस्टली जब आप अपनी लैब में स्पेक्ट्रा देखते हो वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा देखते हो. आपने लास्ट ईयर स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया. स्पेक्ट्रोमीटर इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रा. जैसे हम कहते हैं स्केल यूज करते हैं हम. स्केल किस चीज को मेजर करता है? लेंथ को. देखो लेंथ मेजर करो आपको स्केल चाहिए. अब मैं कहती हूँ टाइम मेजर करो तो आपको क्लॉक चाहिए, वॉच चाहिए आपको, राइट? अगर मैं कहती हूँ कि मास को मेजर करो
तो आपको बैलेंस चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ स्पेक्ट्रा को मेजर करूं तो क्या चाहिए आपको? स्पेक्ट्रोमीटर। Spectrometer. इज इट राइट? तो स्पेक्ट्रोमीटर से आप जो आपने लैब में स्पेक्ट्रा देखते हो वो स्पेक्ट्रा क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रा। जो मैंने आपको पीछे दिखाया बार्मर सीरीज का स्पेक्ट्रा, वो क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रा। लेकिन लाइमन सीरीज भी तो होती है, वो हम देख नहीं पाते। पास्टन सीरीज भी है, ब्रैकेट भी है, वो हम नहीं देख पाते बिकॉज वो स्पेक्ट्रा किस में लाई कर रहा है? या यूवी में लाई कर रहा है या इंफ्रारेड में लाई कर रहा है। हाँ जी, क्लियर गर्ल्स? तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो बड़ी छोटी सी चीज को देखते हैं अपने लैब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. और जो हम Yes, ma'am. देखते हैं, जो आपने आयोडीन का स्पेक्ट्रा देखा, दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर मैं हाइड्रोजन का देखूंगी स्पेक्ट्रा लैब में, दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा भी जैसे मैंने कहा दो तरह के होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन किसके बीच में हो रही है? क्या वो विजिबल में हो रही है या वो इंफ्रारेड में हो रही है? उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। इज इट क्लियर गर्ल्स? एंड नाउ वी आर our next topic is very important topic, that is the units in the spectroscopy। कि यूनिट्स कौन कौन से हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में? अभी मैं आपको यूनिट्स करवाऊंगी और इसके बाद जो कल आपने पढ़ के आना है वो आपने एटम्स के बारे में पढ़ के आना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बोहर मॉडल के ऊपर। लेकिन बोहर मॉडल से पहले आपने जो पढ़ के आना, दैट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम एंड द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आई होप सो आप सबने पढ़ा हुआ ये चीजें। प्लम पुडिंग मॉडल, सबके पास बुक्स भी होंगी पुरानी वाली, अगर नहीं है तो आपके पास गूगल है, वहां से आप सर्च कर सकते हो एटम के डिफरेंट टाइप के मॉडल्स। और कल जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ वो कि मॉडल क्या है, ये आपके नोट्स में होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है और बोहर मॉडल क्या है। हाउ दीज थ्री मॉडल्स आर डिफरेंट, इनकी ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट कैसे हैं, और व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी और फिर उसको कैसे उसने रेक्टिफाई किया रदरफोर्ड ने, राइट? फिर रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स क्या थी, उसको रेक्टिफाई किया बोहर ने। तो इन चीजों के आंसर कल आप स्टार्टिंग में दोगे मुझे। इज इट क्लियर? हाँ जी, Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीथिंग? और इसके नोट्स बना के आने हैं आपने इन तीनों के। क्लियर? हाँ जी, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं, अब मैं ये स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग स्क्रीन और मैं इस व्हाइट बोर्ड पर करवा रही हूँ आपको। अब हमने करना है कि यूनिट्स क्या क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यूनिट्स क्या होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के? Yes, girls. This board is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to H nu. What is nu? C by lambda. Nu is a Frequency. frequency. And what is H? H is a Ma'am, Planck, right? Planck. Nu is a frequency. And this formula is equals to Hc by lambda. Because nu it is always equals to C by lambda. Nu का आंसर C by lambda है, where lambda is a wavelength. And the reciprocal of a wavelength, 1 by lambda, it is always equals to wave numbers. It is a nu bar. It is a wave numbers. This is called wave number. And this is known as a frequency. ये क्या है? Frequency. तो frequency का फॉर्मूला क्या है? C by lambda और 1 by lambda it is equals to nu bar is a wave number. और E it is always equals to H nu, or you can say E it is equals to H C nu bar. Am I right? Because 1 by lambda is a nu bar. E का आंसर आ गया H C nu bar. Now substitute the value of the H. What's the value of H? 6.10 raised to power minus 34. What is the value of C?
3 into 10 is to power 10 8. is to power 8. into 10 raised to power 8. Let's take new bar. It is equal. What are the units of the new bar? Can anyone tell me? Centimeter inverse. Meter inverse. Centimeter inverse or meter inverse? I suppose that I am taking new bar as 1 centimeter inverse, or I can say it is a 100 meter inverse. अगर मैं न्यू बार का आंसर ये ले लेती हूँ, मैं वेव नंबर का आंसर ये लेती हूँ 1 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब मेरे पास वेवलेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर की. अगर वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर की होगी तो न्यू बार का आंसर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स. इज इट राइट? एंड Yes, ma'am. इक्वल्स टू 100 मीटर इनवर्स. अगर मैं इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करती हूँ यहाँ पर इनटू 100 मीटर इनवर्स. ये भी मेरे पास एमके सिस्टम है, ऐसे सिस्टम है, ये भी ऐसे सिस्टम है, ये भी ऐसे सिस्टम है. अगर मैं ये वैल्यू लेती हूँ तो मेरे पास आंसर इसमें आएगा जाउल्स में. जाउल्स पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, पर मॉलिक्यूल, जाउल पर मॉलिक्यूल. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? The value of this E, it is comes out to be 1.98 or approximately 2. Approximately 2 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका. 2 into 10 raised to power minus 23 joules per molecule. This is the value of the energy having a wave number of 1 centimeter inverse. हाँ जी गर्ल्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you aware with the term? Are you aware with the term mole? Yes, ma'am. How many molecules are there in a 1 mole of a substance? 6.022 into 10 is to power 23. Yes. 1 mole of substance has 6.023 into 10 to the power 23 molecules. मैं यहाँ बात कर रही हूँ जाउल पर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है. What is the energy of 1 mole of the substance? The energy of a 1 mole of substance, it will be equals to 2 into 10 to the power minus 23 into 6.023 into 10 to the power 23. This is the answer of joules per mole. ये आंसर आ गया पास joules per mole. Is it clear, girls? This is near about Yes, ma'am. 12 joules per mole. Near about. इतना आंसर आ गया 12 joules per mole. So E, it is equals to 12 joules per mole, or it is equals to this answer joules per molecule. हाँ जी, क्लियर है? ये यूनिट कुछ और है, ये यूनिट कुछ और है, तो वैल्यूज भी चेंज होगी, बट द वैल्यू ऑफ न्यू का आंसर ये वाला दिया हुआ है. फॉर दिस वैल्यू, इस आंसर के लिए हम ये आंसर निकाल रहे हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स आउट कि ये आंसर तो आपका जाउल्स में आया. अब मुझे आंसर लेना कैलोरीज में. 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मेनी जाउल्स? 4.2. 4.186 joules. Right? So let's change this answer into a calories. So 12 divided by 4.186. Yeah, answer calorie per mole. So for you different units, the answers are different. So 12 divided by 4.186 calorie per mole. Now the other unit of ये हमने पहले आंसर निकाला जाउल्स पर मॉलिक्यूल में, फिर हमने आंसर निकाला जाउल्स पर मोल में, फिर हमने आंसर निकाला कैलोरीज पर मोल में. Now we all know that the 1 electron volt, it is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. 1 electron volt, it is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. अगर मैं जहां मैं लिखा जाउल्स पर मॉलिक्यूल में, अगर मैं इस चीज को चेंज कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं 1.6 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मॉलिक्यूल में. अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में. इज इट क्लियर गर्ल्स?
Yes, ma'am. अगर मैं इस आंसर को डिवाइड कर देती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तो ये मेरा आंसर जो जाउल्स वाला आंसर है, ये मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तो ये मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा जाउल पर मोल का आंसर कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अगर मैं कहूं कि मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करोगे आप? 10⁻³ के साथ तो मल्टीप्लाई 10⁻³ से डिवाइड कर देना, तो आंसर किसमें आ जाएगा फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नेक्स्ट स्टेप इज अ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, और यू कैन से कैलोरी पर मोल। और अगर मैं कहूँ मुझे आंसर चाहिए कैलोरी पर मॉलिक्यूल में, तो जो जाउल पर मॉलिक्यूल था उसको डिवाइड कर दो 4.186 के साथ, तो आंसर आ जाएगा कैलोरी पर मॉलिक्यूल। हाँ जी क्लियर? तो बेसिकली हमारे जो आंसर्स हैं वो जो हमने अभी सारे आंसर निकाले इज ओनली फॉर द न्यू बार ऑफ 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इस सेंटीमीटर इनवर्स के साथ हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज बन रही है, तो उस एनर्जी से हमने निकाला, एक आंसर निकाला हमने जाउल पर मॉलिक्यूल में, फिर हमने आंसर निकाला जाउल पर मोल में, फिर हमने आंसर निकाला कैलोरी पर मोल में। ये 3 आंसर्स निकाले हैं। इज इट क्लियर? और इन्हीं आंसर्स को आप जाउल्स वाले जो आंसर निकाले आपने, इन्हीं आंसर्स को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। इज इट क्लियर गर्ल्स? सो ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ द, और जो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल और पर मोल, उसको आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज इट इनटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू। So these are called the units of the, इसे हम कहते हैं, ये यूनिट्स है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। So time is going to be over now just, but still let me see. So I hope screen is visible to everyone. Yes, Yes, ma'am. Here are the units in the spectroscopy. कि E का आंसर h न्यू है, E का आंसर h न्यू बार है। अगर मैं एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स देखती हूँ, यहाँ 1 मीटर इनवर्स है, मैंने आपको कौन सी करवाई है 100 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ मैंने आपको 100 मीटर इनवर्स करवाई है, आपकी बुक में 1 सेंटीमीटर इनवर्स के साथ है। सो मैंने यहाँ पर -23 लिखा है या -25, इट मेक्स नो डिफरेंस, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं हम एनर्जी। 1 मीटर मैंने 1 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए की है, दैट मीन्स 100 मीटर इनवर्स। तो ये आंसर आ गया आपका जाउल पर मॉलिक्यूल में। ये अगर मैं 1 सेंटीमीटर इनवर्स के साथ करती हूँ तो ये आंसर आ गया जो मैंने निकाला है जाउल पर मॉलिक्यूल में 10⁻⁻23 के साथ। दिस इज फॉर द 1 मीटर इनवर्स एंड हियर इट इज फॉर द 1 सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर इनवर्स करवाया। 1 सेंटीमीटर इनवर्स मीन्स 100 मीटर इनवर्स। सो हियर इज 100 मीटर इनवर्स। हाँ जी क्लियर? और उसी आंसर को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चेंज कर सकते हैं। और मैंने डिटेल्स में ज्यादा करवाया आपको, आपकी बुक में उतना दिया नहीं हुआ। पहले हमने जाउल पर मॉलिक्यूल किया है, फिर हमने जाउल पर मोल किया है, फिर हमने कन्वर्ट किया है उसको कैलोरी पर मोल में, ऐसे हम किलो कैलोरी पर मोल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको वो भी करवाया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। क्लियर? तो ये सारे हो गए यूनिट्स। अब ये काम आपने पढ़ के आना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, प्लम थॉमसन मॉडल क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, और फिर बोहर का मॉडल क्या है। आई होप ये सब पढ़ के आ सकते हो। Yes, ma'am. जी गर्ल्स, आज का टॉपिक समझ लग गया आप सबको?